फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हीटस्टोन ब्रिज। इसकी कंस्ट्रक्शन इसलिए यूज होती है वो आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या। इट इज़ एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रजिस्टर। इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन की अगर हम पहले बात कर लें तो इसमें हम 4 रजिस्टर यूज़ कर रहे हैं। जैसे आपकी डायग्राम आपके सामने है कि हम 4 रजिस्टर्स यूज़ कर रहे हैं जिनकी रेजिस्टेंस R1, R2, R3 और R4 है। उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया और एक बैटरी को कनेक्ट किया है बिटवीन द एंड्स A एंड C थ्रू अ स्विच, और एक सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर एंड किया हुआ है B और D के दरमियान, पॉइंट्स B और पॉइंट D के दरमियान। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। अब जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये चीज़ है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि जैसे ही हमने स्विच को क्लोज कर दिया तो उससे क्या होगा कि इसमें से करंट पास करेगा, इस सर्किट में से करंट पास करेगा। तो जो गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है हमने बिटवीन पॉइंट्स बी एंड डी, उस गैल्वेनोमीटर में से भी करंट पास करेगा और गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब हमने ये करना है कि हमने एक ऐसी कंडीशन यहाँ पे लानी है जिसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है वो जीरो हो जाए, या हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसी कंडीशन हमें चाहिए जिसके ऊपर गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो जीरो हो जाए, नो डिफ्लेक्शन हो। अब ये कैसे पॉसिबल होगा? क्योंकि आपने स्विच को क्लोज किया हुआ है, स्विच क्लोज करने की वजह से सर्किट में से करंट पास कर रहा है और करंट गैल्वेनोमीटर में से भी पास कर रहा है, तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो कैसे हो सकती है? तो उसका जवाब ये है कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो गैल्वेनोमीटर के अंदर 2 करंट्स फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है और एक I2 फ्लो कर रहा है। और I1 और I2 जो करंट्स गैल्वेनोमीटर में से फ्लो कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन अगर आप गौर से देखें तो अपोजिट है। I1 जो है वो गैल्वेनोमीटर में अपवर्ड मूव कर रहा है और I2 जो है गैल्वेनोमीटर में वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो हमें ये तो पता चल गया कि गैल्वेनोमीटर में करंट I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब अगर हम इन दो किसी भी तरह इन दो करंट्स की मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें तो गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी, क्योंकि अगर I1 और I2 की मैग्नीट्यूड इक्वल होती है तो वो क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव फ्लो कर रहे हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देंगे और जो नेट करंट होगा थ्रू अ गैल्वेनोमीटर वो जीरो हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जीरो हो जाएगी। तो जो हमारी कंडीशन है जो बड़ी ज़रूरी है वो ये है कि I1 इज इक्वल टू I2, यानी गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन हमने जीरो करनी है और वो उसी सूरत पॉसिबल है कि अगर हमारे पास I1 और I2 इक्वल हो जाए, उनकी मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए, तो तब वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे क्योंकि उनकी डायरेक्शन थ्रू अ गैल्वेनोमीटर वो अपोजिट है। अच्छा, अब हम इसका फार्मूला ड्राइव करते हैं कि हमने कहा कि हम ये यूज़ करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज को एक अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने। तो वो अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे? कंडीशन अप्लाई करने के बाद आप इसमें देखें तो हमारे पास यहाँ पे 3 लूप्स बन, एक लूप है ABDA जिसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है, एक लूप हमारे पास BCDB जिसमें करंट I2 फ्लो कर रहा है और एक लूप जो है वो है CDAC जिसमें करंट I3 फ्लो कर रहा है। ये 3 अलग लूप्स हैं। सबसे पहले मैं ये करूँगा कि मैं लूप ABDA ले रहा हूँ और उस लूप के ऊपर किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई कर रहा हूँ। किरचॉफ सेकंड रूल हमें पता है कि द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो, और वो रूल मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। तो हम पहला लूप ले रहे हैं लूप ABDA और इसके ऊपर हम किरचॉफ सेकंड रूल को अप्लाई कर रहे हैं, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू जीरो। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो फिगर मैंने पहले ड्रा की थी उसको आप अपने सामने रख लें। तो सबसे पहले हम बात करें R1 रजिस्टर की जो लूप ABDA में है।
तो ये क्योंकि रजिस्टर है और यहाँ पे वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, तो इसलिए वोल्टेज के साथ नेगेटिव साइन आना है। तो यहाँ ये जो आई आ रहा है, ये एक्चुअली हमारे पास वोल्टेज ही है, क्योंकि अगर हम ओम्स लॉ को यूज करें तो V इज इक्वल टू आई। सो ये वोल्टेज ही है, और यहाँ पे क्योंकि रजिस्टर है तो ये वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, इसलिए मैं इसके साथ नेगेटिव साइन लिख रहा हूँ, माइनस I1 R1। I1 वो करंट है जो इस सर्किट में फ्लो कर रहा है, और R1 जो है वो रेजिस्टेंस है, रजिस्टर जो लगा हुआ है A से B पॉइंट के दरमियान। इससे आगे चलें तो हमारे पास रजिस्टर जो है वो है R3, लेकिन अगर आप R3 की बात कर रहे हैं तो R3 के अंदर दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 फ्लो कर रहा है बिकॉज ऑफ द लूप 1, और एक जो है वो I3 फ्लो कर रहा है क्योंकि लूप 3 में जो करंट है वो I3 है। तो जब हम R3 की बात करेंगे तो हम लिखेंगे I1 माइनस I3 इंटू R3, और वही इसके साथ भी नेगेटिव साइन आएगा क्योंकि ये रेजिस्टर है और यहाँ पे वोल्टेज ने ड्रॉप होना। अब इस लूप को मुकम्मल करने के लिए हम B से D की तरफ जाते हैं, और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस हम पहले लिख चुके हैं कि गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस को हमने RG का, और RG में अगर हम देखें, गैल्वेनोमीटर में देखें तो दो करंट फ्लो कर रहे हैं, तो I1 भी फ्लो कर रहा है और I2 भी फ्लो कर रहा है, और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो हम वैसे तो अमूमन लिखना है सम ऑफ करंट, लेकिन क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो इसलिए हमें किसी एक के साथ नेगेटिव लिखना पड़ेगा। और अगर हम लूप 1 की बात कर रहे हैं तो हम RG यानी गैल्वेनोमीटर के लिए लिखेंगे I1 माइनस I2 इज इक्वल टू इंटू RG। तो गैल्वेनोमीटर के लिए ये चीज़ आ जाएगी। और फिर जो किरचॉफ लॉ है हमारे पास, द सम ऑफ ऑल द वोल्टेज इक्वल टू 0, तो हमने तमाम वोल्टेजेस को प्लस कर दिया, अब हम इसको इक्वल टू 0 लिखें। तो वही कंडीशन जो हम पहले डिटरमिन कर चुके हैं कि हमने एक कंडीशन इस केस में गैल्वेनो व्हीटस्टोन ब्रिज के केस में लानी होती है, और वो ये होती है कि I1 इज इक्वल टू I2। तो वो कंडीशन जिसकी हमने पहले बात की कि हमने यहाँ एक कंडीशन डिटरमिन करनी होती है जिसमें गैल्वेनोमीटर के अंदर जो करंट है वो 0 हो जाए। और वो कैसे हो सकता है? वो ऐसे हो सकता है कि अगर हम I1 और I2 की मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल कर दें, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस I1 और I2 अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अगर हम इन दोनों करंट्स की मैग्नीट्यूड इक्वल कर देंगे तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, एक दूसरे की वैल्यू को कैंसल आउट कर देंगे, और गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन जो है वो 0 हो जाएगी। तो हम उसी कंडीशन को यहाँ पे अप्लाई करते हैं, I1 इज इक्वल टू I2, एंड देन लेट्स से कि I1 इज आल्सो इक्वल टू I एंड I2 इज आल्सो इक्वल टू I। हमने इन दोनों करंट्स को एक कॉमन वैल्यू दे दी है और वो है I। अब हम ये अगर हम यहाँ पे ये कंडीशन अबव इक्वेशन में पुट करें, तो ये कंडीशन हमने अबव इक्वेशन में पुट की, माइनस I1 की जगह I आ गया IR1, माइनस I1 माइनस I3 की जगह I माइनस I3 आ गया इंटू R3, और इसी तरह I1 की जगह भी I आ गया और I2 की जगह भी I आ गया इंटू RG इज इक्वल टू 0। अब ये जो टर्म है I माइनस I, ये टर्म हो जाएगी 0, कैंसल आउट हो जाएगी, तो हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं माइनस IR1 इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R3, और इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हम किरचॉफ सेकंड लॉ जो है वो अप्लाई करते हैं लूप 2 के ऊपर, जो कि BCDB है। तो अब हमने किरचॉफ सेकंड लॉ को अप्लाई किया है लूप BCDB में, और इसमें अगर आप देखें सबसे पहले R2 की अगर हम बात करें तो वही जो बात की है, क्योंकि एक रेजिस्टर है तो यहाँ पे वोल्टेज ने ड्रॉप होना है, इसलिए इसके वोल्टेज के साथ नेगेटिव साइन आएगा, तो हम यहाँ पे इसका वोल्टेज लिख रहे हैं माइनस I2R2 यूजिंग ओहम्स लॉ, बिकॉज V इज इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ। इससे नेक्स्ट चले तो गैल्वेनोमीटर है, और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है RG, और गैल्वेनोमीटर में अब दो करंट क्योंकि फ्लो कर रहे हैं I1 और I2 भी, और जब हम लूप 2 की बात कर रहे हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस I2 माइनस I1 इंटू RG।
जबकि इससे पहले जो इक्वेशन हमने लिखी थी लूप 1 के लिए, वहाँ पे हमने जब गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस करंट देख रहे थे तो वहाँ पे हमने I1 माइनस I2 लिखा था। लेकिन जब हम लूप 2 की बात करेंगे तो यहाँ पे हम I2 माइनस I1 इंटू RG लिखेंगे। इससे आगे चलें तो आगे हमारे पास है रजिस्टर R4 और R4 में भी दो करंट फ्लो कर रहे हैं I2 और I3 और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि I2 माइनस I3 इंटू R4 और लॉ ये स्टेट करता है कि द सम ऑफ ऑल दी वोल्टेज इक्वल टू 0, तो हम इसको इक्वल टू 0 कर। अब हम अपनी वो कंडीशन लगा रहे हैं कि I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, और वो कंडीशन जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो जो अबव इक्वेशन है हमारे पास हो जाएगी माइनस I2 जो है वो रिप्लेस हो जाएगा I से, और इससे नेक्स्ट स्टेप में चलें तो I2 माइनस I1 है तो इन दोनों की जगह I माइनस I आ जाएगा इंटू RG, और I माइनस I इज 0, तो ये सारी टर्म जो है वो 0। नेक्स्ट वैल्यू में माइनस I2 माइनस I3 है तो I2 रिप्लेस हो जाएगा I से, लेकिन I3 रिप्लेस नहीं होगा क्योंकि I1 और I2 I के इक्वल है, I3 I के इक्वल नहीं है। उससे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जब हमने कंडीशन अप्लाई कर दी तो सिंप्लीफाइड फॉर्म जो आ गई वो आ गई माइनस I R2 इज इक्वल टू I माइनस I3 इंटू R4, और इसको हम सेकेंड इक्वेशन कह देते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिवाइड कर रहे हैं, और ये मैंने आपके सामने लिख दिया है। यहाँ पे माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, आई से कैंसिल हो जाएगा, और दूसरी साइड पे I माइनस I3 से कैंसिल हो जाएगा। तो जो चीज़ हमारे पास बाकी बच जाएगी वो ये होगी R1 ओवर R2 इज इक्वल टू R3 ओवर R4। तो इस फार्मूले से आप अननोन रेजिस्टेंस किसी भी रेजिस्टर की अननोन रेजिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप आपके पास 4 रेजिस्टर्स हों और उन 4 में से 3 जो है वो नॉन रेजिस्टेंस हो, एक अननोन होगी जो आपने फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास R1 जो है वो एक अननोन रेजिस्टेंस है और उसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मेरे पास फार्मूला जो है वो ये आ जाएगा R1 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाय R4 मल्टीप्लाई बाय R2। तो R1 जो है वो मैं इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकता हूँ।